Good morning, all of you. Let's continue the chapter. Today's topic is private goods and public goods. Okay, we are learning the types of goods. So in this topic, we will learn about private goods and public goods. Okay, so goods are classified as private goods and public goods based on their ownership and nature of use. कोई भी गुड्स हो, कमोडिटी हो, उनकी ओनरशिप और उनके नेचर के उनका यूज कितना हो रहा है उस आधार पर प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स को क्लासिफाई किया गया है. ठीक है. सो प्राइवेट गुड्स आर गुड्स विच कैन बी पजेस्ड एंड ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल. ठीक है. प्राइवेट गुड्स जो है वो किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल किसी एक पर्सन की ओनरशिप में होती है. ठीक है. She or he takes all decisions regarding these goods. और वो अपने इस गुड्स पर कोई भी डिसीजन ले सकता है. ठीक है. उनके रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने का सिर्फ उनको उस इंडिविजुअल को ही राइट है. Okay, so these goods possesses the characteristics of excludability and competitiveness. ठीक है. तो ये जो गुड्स हैं वो क्या क्या उसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सिर्फ एक्सक्लूडेबिलिटी है कि कोई भी एक पर्सन जो है उस वही वो गुड्स कोई भी है प्रॉपर्टी या गुड्स है वो यूज करता है. किसी और को सेम टाइम किसी और इंडिविजुअल को वो यूज करने का राइट नहीं है. और कॉम्पिटिटिवनेस है मीन्स कि उसकी भी कंपटीशन होती है. ठीक है. मीन्स वो कंपटीशन में है. ओके. So excludability means once a good is owned and being used by one individual, another individual cannot possess and use it at the same time. कभी कोई भी एक बार किसी एक इंडिविजुअल के ओनरशिप में ये गुड्स जो है वो आ जाती है तब सेम टाइम किसी और इंडिविजुअल है कोई और पर्सन है वो उसको यूज नहीं कर सकता है. ठीक है. उसे कहते हैं एक्सक्लूडेबिलिटी. ओके. एंड इंडिविजुअल्स हैव टू कम्पीट फॉर द ओनरशिप ऑफ दिस गुड्स. ओके. उनको ये ओनरशिप की कम्पीट होती है मीन्स कंपटीशन होती है कि किसकी ओनरशिप है. कोई भी एक हो. फॉर example, a packet of biscuit purchased by one child in a market which has competition among buyers comes under the ownership of this child and another child is excluded from having the same packet of biscuits. For example, कोई एक बच्चा जो है वो मार्केट से एक बिस्कुट्स खरीदता है. ठीक है. तो वो बायर्स के बीच में कंपटीशन होती है. तो बायर्स के बीच में कंपटीशन होती है कि वो कहाँ से खरीदे. ठीक है. और जो चाइल्ड है ओके ये ओनरशिप जो है बायर्स के बीच में जो भी कंपटीशन है वो उस चाइल्ड के अंडर में आ जाती है कि वो इसके जगह कोई और बच्चा जो है वो चाइल्ड जो है वो उसको भी ये कंपटीशन होती है कि सेम प्राइस जो है सेम पैकेट जो है बिस्किट का वो उसके पास नहीं है. ठीक है. तो बायर्स के बीच में कंपटीशन होती है. किसी एक इंडिविजुअल जब कोई एक गुड्स जो है कमोडिटी जो है वो यूज कर रहा है तब वो सभी बायर्स के बीच में वो कमोडिटी उसके पास नहीं है उसकी कंपटीशन होती है. ठीक है. The individual who pays a price gets the good and others cannot have the same unit. जो भी इंडिविजुअल वो कोई भी पेमेंट करता है उसके पास वो गुड होती है मीन्स जो कोई भी पेमेंट करता है उसको चीज मिलती है और सेम जो पेमेंट नहीं करता है उनको नहीं मिलती है. तो ये बायर्स के बीच में कंपटीशन हुई. मतलब बिस्किट का एक पैकेट जो है वो कोई बच्चा अगर परचेज करता है और दूसरा बच्चा जो वही पैकेट परचेज नहीं कर सकता है तो क्या हुआ कि उनके बीच में कंपटीशन हुई. सो बायर्स के बीच में ये कंपटीशन होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वन हु डज नो पे प्राइस फॉर ए मोबाइल फोन डज नॉट गेट इट. मीन्स जो कोई एक मोबाइल फोन के लिए पेमेंट करता है प्राइस उसकी पे करता है तो दूसरे को वो मोबाइल फोन नहीं मिलता है. इसलिए बायर्स के बीच में कंपटीशन होती है.
So on the contrary, public goods can be used by many individuals at the same time. They possesses the characteristics of joint demand and collective consumption. ठीक है, such goods are jointly demanded by many people. ठीक है, जैसे कि पब्लिक गुड्स जो है वो किसी एक इंडिविजुअल जो है उसके हाथ में नहीं है, उसके एक पूरा ग्रुप होता है या फिर पूरा पूरा मीन्स के एक पर्सन के हाथ में नहीं होता है या फिर गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, तो वो एक ही चीज है जो सभी इंडिविजुअल्स जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और किसी एक उस पर किसी की एक जॉइंट डिमांड होती है और वो सभी कलेक्टिव कंजप्शन मीन्स एक साथ सभी उनका यूज कर सकते हैं, कंजप्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गार्डन है, रेलवे है, ये सभी किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं, कोई एक इंडिविजुअल जो है वो उन्हें यूज नहीं कर सकता है, सभी को यूज करने का राइट है। ठीक है, जैसे कि पब्लिक टैप्स है, देन गार्डन, रेलवे, पब्लिक गवर्नमेंट की बसेस जो है वो सभी कंजप्शन कर सकते हैं। ओके, if one individual uses it, the other cannot be excluded from its use, and in this way they are collectively consumed. कोई एक इंडिविजुअल अगर यूज कर रहा है तो किसी और को उनसे दूर नहीं रखा जाता, मीन्स उनको भी उसमें इंक्लूड करना होता है, एक्सक्लूड नहीं कर सकते हम उसको। ठीक है, सो और सभी ये कलेक्टिवली कंज्यूम कर सकते, एवरीवन कैन यूज इट कलेक्टिवली। ओके, सो देंस दीज आर कॉल्ड एज पब्लिक गुड्स. They are either provided for by the government for all or some people pay for it together. या फिर गवर्नमेंट जो है उनको एक साथ पेमेंट करती है, मीन्स जो सभी लोगों को एक साथ यूज करते हैं, तो सभी गवर्नमेंट जो है वो उसको प्रोवाइड करती है कि हर लोग जो है उनको यूज कर सके। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल पब्लिक गार्डन और द गार्डन ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी, तो कोई पब्लिक गार्डन जो है वो गवर्नमेंट थ्रू होता है तो उसको यूज कर सकते, या फिर हाउसिंग सोसाइटी है तो उसे किसी एक पीपल के हाथ में, मीन्स किसी एक ग्रुप के हाथ में होता है उनका, तो वो कोई पीपल पेमेंट करके भी उनको यूज कर सकते हैं। ओके, so in short, private goods are owned by and used by private individuals, and public goods are owned by the government or group of people and are used collectively. तो प्राइवेट गुड्स जो है वो इज ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मीन कोई एक पर्सन के हाथ में, कोई एक इंडिविजुअल की ओनरशिप होती है उनकी, और पब्लिक गुड्स जो है वो इज ओन बाय गवर्नमेंट। ओके, और ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कोई एक ग्रुप के हाथ में है या फिर गवर्नमेंट हाथ में है, and it can be used collectively. Okay, so this was the private goods and public goods. Now let's see the difference of consumers goods and producers goods. Okay, goods can satisfy human wants directly or indirectly. When a consumer consumes a good and this good is capable of satisfying a particular want directly, then it is called a consumer good. These goods have passed the final stage of production. For example, cooked food, they satisfy human wants directly. ऐसी कोई भी चीज है, ठीक है, ऐसी कोई भी थिंग्स जो है which satisfy the human wants directly. ऐसी गुड्स जो ह्यूमन वॉन्ट्स जो है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जाम्पल कुक्ड फूड, खाने की कोई चीज है, ठीक है, वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते क्योंकि उसकी फाइनल प्रोसीजर जो है वो हो चुकी है। ठीक है, कोई भी कंज्यूमर है वो कोई भी चीज जब यूज करता है, ठीक है, तो उसकी फाइनल जो स्टेज है, उनका प्रोडक्शन का फाइनल स्टेज जो है वो गुड्स ने पास कर लिया था, दिस गुड्स हैव पास द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स कुक्ड फूड है वो उनका फाइनल प्रोडक्शन जो है, उनका फाइनल स्टेज जो है, फाइनल प्रोसीजर जो है वो प्रिपेयर होने की वो पास कर ली है, इसलिए हम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमारी वॉन्ट्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स की जो वॉन्ट्स है खाने की, वो डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाती है। ओके, सो इट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स गुड। ठीक है, लेकिन सपोज के ऐसे क्लोथ्स है, तो क्लोथ्स की हम रेडीमेड अगर लेते हैं तो डायरेक्ट हमारे वॉन्ट्स सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन वो क्लोथ्स जो है वो कई बार क्या होता है, फैक्ट्री में प्रिपेयर करना होता है, तो उसकी फाइनल प्रोसीजर जो है वो अभी करनी बाकी है। ठीक है, तो वो गुड्स जो है वो प्रिपेयर नहीं हुई होती है।
ठीक है। व्हेन ए गुड, अभी अब देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स गुड्स क्या है। सो व्हेन ए गुड इज यूज्ड एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए फाइनल गुड, व्हेन इट इज परचेज्ड बाय ए प्रोड्यूसर to produce a final good, when it is not directly consumed by the consumers, but this good helps in the production of a final good, then such a good is called producer's good। जैसे कि कॉटन है, हम कपड़े जो यूज करते हैं तो कॉटन में से कॉटन जो है वो रेडीमेड हम पहनते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका फाइनल स्टेज अभी बाकी है। उनका प्रोडक्शन जो है वो उसमें से क्लॉथ बनाने का जो प्रोडक्शन है वो अभी बाकी है। तो उनका जो फाइनल स्टेज है प्रोडक्शन का वो बाकी है, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि ट्रेडर्स जो है, परचेजर्स जो है, प्रोड्यूसर्स जो है वो उनको परचेज करेंगे, ठीक है। बाद में वो फैक्ट्री में उनकी फाइनल प्रोसीजर जो है वो होती है, फिर उसको क्लोथ्स बनाया जाता है, ठीक है। तो वो ऐसे इस टाइप्स के जो भी गुड्स है उनको प्रोड्यूसर्स गुड्स कहते हैं, क्योंकि वो फाइनली जो उसकी प्रोसीजर है वो भी बाकी है, ठीक है। तो ऐसे गुड्स को प्रोड्यूसर्स गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन यूज टू मेक क्लॉथ, machines used in factories to produce garments, a tractor which facilitates in producing food grains, a utensils used to cook food, etc. They satisfy human wants through the final good and not directly, ठीक है। अगर कंज्यूमर्स जो है वो ऐसी सिर्फ क्लोथ्स को यूज नहीं करता है, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। ऐसी गुड्स को फाइनली प्रोसीजर्स के लिए अभी बाकी है, ठीक है, उसकी उसकी फाइनल प्रोसीजर जो है वो बाकी है। तो ऐसी गुड्स को प्रोड्यूसर्स ओके, प्रोड्यूसर्स जो यूज कर सके, अभी प्रोसीजर कर सके, इसी गुड्स को प्रोड्यूसर्स गुड्स कहते हैं, क्योंकि अभी फाइनली प्रिपेयर नहीं हुई है और जो परचेजर है मीन्स वो अभी फाइनल गुड्स जो है वो खरीद नहीं सकता है, ठीक है। जैसे कि कॉटन जो है वो अभी क्लॉथ बना रहा है, लेकिन क्लॉथ बनने के बाद भी अभी जो गारमेंट्स प्रिपेयर होना है वो भी प्रोसीजर बाकी है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सो इट्स अ प्रोड्यूसर्स गुड्स। अभी सपोज के ट्रैक्टर है तो फूड ग्रेन जो प्रिपेयर हुआ है उनको अभी प्रोड्यूस करने की प्रोसीजर बाकी है, ठीक है, जो भी उनको हमारे तक ट्रेडर्स तक पहुंचाने की प्रोसीजर्स जो है बाकी है। यूटेंसिल्स है तो वो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी उसे बनाने की प्रोसीजर बाकी है, डायरेक्ट कुक फूड हमें नहीं मिलता है, ठीक है। सो दे सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स थ्रू द फाइनल गुड एंड नॉट डायरेक्टली। तो ये सभी ह्यूमन वांट्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है क्योंकि फाइनल गुड्स जो है वो अभी प्रोसीजर जो है वो अभी बाकी है, ठीक है। सो ये हुआ कंज्यूमर्स गुड्स एंड प्रोड्यूसर्स गुड्स का डिफरेंस। ओके, सो लेट्स सी अबाउट वेल्थ एंड वेलफेयर, ठीक है। सो वेल्थ मीन्स हमारी जो प्रॉपर्टी होती है जिसे गुजराती में कहते हैं संपत्ति, ठीक है। वेल्थ मीन्स प्रॉपर्टीज, ओके। और वेलफेयर मीन्स हमारा वेलफेयर, ह्यूमन बीइंग्स का जो वेलफेयर, ठीक है। So the concepts of wealth and welfare frequently appear in economics discussions and are very important in economics and hence must be clearly understood at this stage। अभी wealth और welfare भी है जो कई बार इकोनॉमिक्स में यूज किए जाते हैं, तो इसका हमें मीनिंग जो है वो अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। सो फर्स्ट, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल्थ। Since the time when Adam Smith gave the definition of economics in the context of wealth, the subject of wealth became extremely important in economics। जब से एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स को, वेल्थ कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेल्थ दिया, मीन्स संपत्ति जिसे बोलते हैं उनका पूरा ये इकोनॉमिक्स दिया है, सिर्फ वो वेल्थ का ही इकोनॉमिक्स है। तब से ये इकोनॉमिक्स में वेल्थ की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गई है बहुत ही।
में मीनिंग देखते हैं. इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्फ्रेड मार्शल्स आइडिया, wealth is something which is useful, scarce, capable of getting exchanged and can be owned by somebody. वेल्थ क्या है? इट इज वेरी यूजफुल, लेकिन वो स्केर्स है. यूजफुल है बट स्केर्स है. ठीक है, बहुत शॉर्टेज है उनकी. एंड वो एक्सचेंज कर सकते हैं हम. इट इज केपेबल ऑफ गेटिंग एक्सचेंज. उस वेल्थ को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. ठीक है. एंड इट कैन बी ओन्ड बाय समबडी. किसी एक पीपल के हाथ में है, किसी एक पर्सन के हाथ में है, या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में है. ठीक है. सो इट इज ओन्ड बाय समबडी, किसी इंडिविजुअल के हाथ में. ओके. सो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम उनका. The following characteristics can be derived about wealth. First is it should be possess the characteristic of usefulness. क्योंकि वो यूजफुलनेस है उनका एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो उनका यूज होना चाहिए. ठीक है. ऐसे ही पड़ी रहती है तो उनको वेल्थ नहीं बोल सकते, उसका यूज होना चाहिए. इट मस्ट बी यूजफुल इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स. ओके. So human wants और human needs, it can be satisfied. यूजफुल होनी चाहिए कि ह्यूमन wants और ह्यूमन्स नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. Therefore, goods which are useful in satisfying needs of human beings are wealth. For example, house, vehicle, precious jewelry, etc. So ऐसी चीजें जो ह्यूमन नीड्स जो है उनको सेटिस्फाई करने के लिए यूजफुल हो. ठीक है. ऐसी पड़ी रहेगी तो वो वेल्थ नहीं है. ठीक है. सो जो कोई वेल्थ है, जो कोई भी गुड्स है विच सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड वेल्थ. फॉर एग्जाम्पल हाउस है, व्हीकल्स है, हमारी ज्वेलरी है, ये सभी हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी वेल्थ है. ओके. नेक्स्ट, इट शुड बी स्केर्स. इट शुड बी स्केर्स. वो बहुत ही कम होती है. ठीक है. Those commodities which are scarce in supply in relation to their demand and possesses exchange being used are called wealth. ऐसी चीजें जो बहुत ही स्केर्स है, सप्लाई में बहुत ही स्केर्स है. सप्लाई मीन्स स्टॉक, उनका जितना भी क्वांटिटी है वो. ठीक है. तो वो बहुत ही कम है, शॉर्टेज है. ओके. जितनी उसकी डिमांड होती है उसके आधार पर वो बहुत ही कम है, स्केर्स है. और वो जो है वो एक्सचेंज वैल्यू जो है वो पजेस करती है. मीन्स उसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है, उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. ठीक है. ऐसी चीजों को वेल्थ कहते हैं. गुड्स which are useful but not scarce and do not have exchange value like sunlight and air are not called wealth in economics. मीन्स ऐसी चीजें जो यूजफुल है बट स्केर्स नहीं है और उसका हम एक्सचेंज वैल्यू भी नहीं है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है. जैसे कि सनलाइट, एयर, हमने पहले भी सीखा. सनलाइट, एयर, ऐसी चीजों की स्केर्सिटी नहीं है. मीन्स वो प्लेंटी है. हमारे नेचर में एयर है, सनलाइट है, वो प्लेंटी ऑफ है. स्केर्स नहीं है, उसकी स्केर्सिटी नहीं है, उसको हम सब यूज करते हैं और उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है कि उसके बदले में हमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं. ठीक है. एक्सचेंज नहीं कर सकते हम. तो ये ऐसी चीजों को वेल्थ नहीं कहा जाता. ठीक है. जो हमारे पोजीशन में हो, हम उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी हो, उसकी एक्सचेंज वैल्यू हो, उसको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. ठीक है. और वो यूजफुल हो हमारे लिए, तो वो वेल्थ कहा जाता है. नेक्स्ट, इट शुड बी फिजिकल. इट शुड हैव फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एक्सिस्टेंस. ऐसी चीजों की फिजिकल एक्सिस्टेंस होनी चाहिए. ठीक है. वेल्थ शुड हैव एन एक्सिस्टेंस विच कैन बी एक्सचेंज. फिजिकल एक्सिस्टेंस होनी चाहिए ताकि हम उसे एक्सचेंज कर सकें. द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एप्टीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स, देयर फिजिकल एबिलिटीज एक्सेट्रा. मीन्स उसको ऐसी चीजों जो उसको समझ सके हम. ठीक है. ऐसी चीजें जिसको हम समझ सके. मीन्स उनकी जो एबिलिटीज हो, ह्यूमन बीइंग्स की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से बनी हो. ठीक है. ऐसी चीजों को हम उसका इंटेलेक्चुअल एक्सिस्टेंस है, मतलब कि आर द इनेट एंड एबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर यूजुअली नॉट एक्सचेंज्ड. ठीक है. यूजुअली ऐसी चीजें जो है वो
इंटरनल एबिलिटीज उनकी ऐसी होती है, इननेट मीन्स इंटरनेट एबिलिटीज होती है कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सो इन टूडेज वर्ल्ड, हाउएवर द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइक द एबिलिटी to create new ideas or exchange for money in the market, and hence the intellectual ability to create novel ideas and goods is called wealth. लेकिन ऐसी चीजें जो सिर्फ हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है वो वेल्थ नहीं हो सकती है, ठीक है, वो एक्सचेंज भी नहीं हो सकती, लेकिन उससे हमारी इंटेलेक्चुअल से जो भी हम न्यू आइडियाज क्रिएट करते हैं, उससे जो मार्केट में आते हैं वो आइडियाज, और फिर उससे जो भी गुड्स बनती है, ठीक है, तो उनसे जो भी क्रिएशन होता है उसको वेल्थ कहा जाता है, ठीक है. मीन्स हमारी जो एबिलिटीज है समझने की, या फिर हमारा एप्टीट्यूड, हमारा स्किल है, वो हमारी वेल्थ मीन्स हमारी वेल्थ है, मीन्स हमारी ये इंटेलेक्चुअलिटी है, वो वेल्थ नहीं है. पर उस आइडिया से, उस एबिलिटी से जो कोई भी क्रिएशन करे हम, ठीक है, अगर वो मार्केट में भी आई, उससे कोई भी क्रिएशन करे तो वो वेल्थ है. जैसे कि सपोज के हमारे हमारे लिए कोई और ऐसी कमोडिटीज, सपोज के टेलीविजन का ही एग्जांपल ले ले. टेलीविजन बनाने का जो आइडियाज किसी को अगर पहले सबसे पहले आया था, ठीक है, तो वो आइडियाज जो है वो उनकी वेल्थ नहीं है, लेकिन वो आइडिया से टेलीविजन मार्केट में आया, प्रोड्यूस हुआ, फिर मार्केट में आया, और उससे जो उनको प्रॉफिट हुआ उसको वेल्थ कहते हैं, ठीक है.